हाँ नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गौतम शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने आपका महत्वपूर्ण प्रकरण लेके, और प्रकरण होगा संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि पद क्या होता है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पद और शब्द, यानी इन दोनों के बारे में मैंने चर्चा की थी, तो वो पहले वीडियो में की थी। यहाँ केवल इतना ध्यान रखना, यदि किसी शब्द को व्याकरणिक रूप में बांध दिया जाता है, व्याकरणिक नियमों में बांध दिया जाता है, तो वही पद कहलाता है। जैसे ध्यान रखना कि ये शब्द है कमल। क्या है ये? कमल। अब ये तो कहलाएगा शब्द। यदि इसे मैं व्याकरणिक नियमों में बांधूं कि कमल आ रहा है, कमल आ रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, तो अब ये कमल, ये क्या होगा? ये कहलाएगा पद। तो आपसे जो पूछा जाएगा, पद परिचय पूछा जाएगा, यानी पद का परिचय पूछा जाएगा, ना कि शब्द का। यानी ये तो शब्द है सीधा सीधा, अब इसका परिचय ना पूछ करके वो कैसे पूछेगा? कोई वाक्य देगा और वाक्य में से क्या करेगा? किसी शब्द को रेखांकित कर देगा, और वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहा जाता है। पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। पद कहते हैं, यानी किसी शब्द का वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार बांध दिया जाता है, तो वही क्या कहलाएगा? पद। अब आपसे आपका जो प्रकरण आ रहा है वो आ रहा है संज्ञा का पद परिचय। देखो, संज्ञा का भी पूछ सकता है, सर्वनाम का भी पूछ सकता है, विशेषण का, क्रिया का, अव्यय का, किसी का भी आपसे पद परिचय पूछ सकता है। लेकिन आज का हमारा जो महत्वपूर्ण प्रकरण चलेगा वो चलेगा संज्ञा का पद परिचय। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि संज्ञा कहते किसे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। ऐसा शायद कोई विद्यार्थी होगा जो संज्ञा का नाम नहीं जानता, संज्ञा की परिभाषा नहीं जानता। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। क्या होता है? सम्यक ज्ञान। या फिर इसकी परिभाषा जब हम लिखते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इस परिभाषा को हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान भी हो सकता है, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को, किसको? यानी उसके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है? चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे कोई प्राणी का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, किसी व्यक्ति का नाम लिखा, मैंने यहाँ किसी व्यक्ति का नाम लिखा निशांत। क्या लिखा मैंने? निशांत। या मैंने लिखा राधिका। क्या लिखा मैंने? राधिका। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो गए? ये व्यक्तियों के नाम हो गए। तो ये क्या है? संज्ञा है। जैसे देखो कि मैंने यहाँ लिखा जयपुर। क्या लिखा मैंने? जयपुर। ये एक स्थान का नाम हो गया। क्या हो गया? स्थान का नाम हो गया। या मैंने लिखा राजधानी। क्या लिखा मैंने? राजधानी। यह है एक, यह भी क्या हो गया? ये स्थान है। लेकिन ये तो स्थान विशेष का नाम है। ये क्या है? ये तो स्थान विशेष का नाम है, लेकिन ये
ये जो राजधानी होती हैं, एक से अधिक स्थानों के नाम हो सकते हैं। राजधानी बहुत होती हैं, राजस्थान की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, भारत की राजधानी, अमेरिका की राजधानी, जापान की राजधानी इत्यादि। तो ये बहुत सारे स्थानों के नाम हो सकते हैं। आगे बात समझ में, जैसे देखो किसी भाव का नाम है, भाव का नाम क्या है? क्रोध, भूख, ये क्या है? ये सारे के ये क्या है? भाव है। क्या है? भाव है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कहलाती है संज्ञा। तो यानी हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा के भेदों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरी जो संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। देखिए, जब हम पद परिचय पढ़ रहे हैं और किसका? संज्ञा का, तो सबसे पहले तो हमको संज्ञा के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए। यदि हमें संज्ञा के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम संज्ञा का पद परिचय भी नहीं कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम को संज्ञा, विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, यहां तो मैंने कहा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम को। विशेष का मतलब केवल वो एक ही है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे कोई प्राणी है। यदि वो एक ही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इस बात को भी विद्यार्थियों आप मत भूल जाना कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, वो कभी बहुवचन में नहीं होती। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो एक वचन में होती है, कभी बहुवचन में नहीं होती। इधर जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ये भी एक वचन में ही होती हैं, ये भी कभी बहुवचन में नहीं होती। और जो जातिवाचक संज्ञा है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयुक्त होती है। ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात समझ में, देखिए अब हम बात करते हैं कि भाई व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं, इनके अंतर्गत किन किन के नाम आते हैं। देखो, व्यक्तियों के नाम, किसके नाम? व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे। जैसे व्यक्तियों के नाम में कोई भी नाम लेते हैं हम, मुकुल है, अंशुल है, मुकुल है, अंशुल, ठीक है, उमा, राधिका, ये सब किसके नाम है? भाई व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, अब व्यक्तियों में ये जरूरी नहीं है कि पुरुषों के ही नाम हो, चाहे स्त्री के नाम हो या किसी पुरुष का नाम हो, तो वो किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे बात समझ में, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जो केवल और केवल किसी का एक ही नाम है, चाहे व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या किसी प्राणी का, यदि एक ही है वो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। देखो, गांव, शहरों के नाम, गांव या शहरों के जो नाम होते हैं, गांव या शहरों के जो नाम होते हैं वो सब किस में आते हैं? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लो अरुआ, ये गांव का नाम है, ठीक है। आगे मैंने कहा कठूमर, क्या कहा? कठूमर, ठीक है। अलवर, ये गांव और शहरों के जो नाम हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? विद्यार्थियों, यदि किसी गांव का नाम दे दिया है, किसी शहर का नाम दे दिया और उसका आपसे पद परिचय यदि पूछ रहा है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है? कहाँ जाना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के पास जाना है, ठीक है। तो वो क्या होगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे बात समझ में। आगे देखो,
पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने कहा हिमालय, हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है, ठीक है। मैंने कहा विंध्याचल, क्या कहा? विंध्याचल। मैंने कहा अरावली, क्या कहा? अरावली। तो ये पर्वतों के नाम हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखो झीलों तालाबों के नाम, झीलों और तालाबों के नाम, ठीक है, और नदियों के नाम, किसके? नदियों के नाम, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना होगा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि देखो सांभर, क्या है? एक झील का नाम है, ठीक है। चिल्का, ये भी क्या है? ये भी एक झील का नाम है। किसका नाम है? झील का नाम है। अब देखो मैंने यहां लिखा कि गंगा, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, ठीक है। यमुना क्या है? नदी का नाम है। सोममाई जाखम, ये किसका नाम है? नदी का नाम है। चंबल किसका नाम है? नदी का नाम है। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं विद्यार्थियों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, ठीक है। देखो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखूं कुछ धार्मिक ग्रंथ, क्या? धार्मिक ग्रंथों के जो नाम होते हैं, किसके नाम? धार्मिक ग्रंथों या धार्मिक पुस्तकों के नाम, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कहा रामायण, क्या कहा? रामायण, ठीक है। या मैंने कहा रामचरितमानस, क्या कहा? रामचरितमानस। मैंने कहा बाइबिल, क्या कहा? बाइबिल, कुरान आदि। ये क्या है? ये धार्मिक ग्रंथों या धार्मिक पुस्तकों के नाम है। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथों या पुस्तकों के नाम होंगे वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अगली बात समझ में। अगला देखो ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के जो नाम होते हैं, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ये भी विद्यार्थियों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कहा खानुआ का युद्ध, ठीक है। खानुआ का युद्ध, ठीक है। मैंने कहा पानीपत का प्रथम युद्ध, क्या कहा मैंने? पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, क्योंकि इन स्थानों पर एक से अधिक बार युद्ध हुए हैं, इसलिए प्रथम या द्वितीय युद्ध लिखना अवश्य पड़ेगा। यदि हम सीधे सीधे कह देते पानीपत का युद्ध तो फिर हमें नहीं पता कि ये किस युद्ध की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि पानीपत का प्रथम युद्ध या तराइन का प्रथम युद्ध, तो हमारी बात समझ में आ जाती है कि ये कौन से युद्ध की बात की जा रही है, या यह युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। अगली बात समझ में। तो ये कुछ होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। किसकी? जातिवाचक संज्ञा की हम बात कर लेते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का जो शब्द बोध कराते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का जो बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे मैंने कहा कि लड़का, क्या कहा मैंने? एक लड़का एक जाति का नाम हो गया, लड़का विशेष नाम किसी का नहीं होता। या मैंने कहा लड़की, क्या कहा? अब बताइए आप में से किसी का नाम है क्या लड़की? नहीं है, ये तो जाति है। क्या है ये? जाति है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा पुस्तक, क्या कहा मैंने? पुस्तक। अब बहुत सारी पुस्तक है,
ठीक है, बहुत सारी हैं। यानी कहने का मतलब ये संपूर्ण जाति हो गई। क्या हो गई? ये संपूर्ण जाति हो गई। मैंने कहा गाय, भैंस, ये क्या है? ये क्या नाम है? क्या नाम नहीं है ना। यदि ध्यान रखना कि अगर उसका नाम रख दिया, जैसे गाय का नाम रख दिया कामधेनु, क्या रख दिया? कामधेनु। अब ये गाय का नाम है तो आपको प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगी। ये किसके अंतर्गत आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। आगे बात समझ में? तो ये गलती आप पद परिचय में मत कर बैठना। आगे मैं बताऊंगा कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो जाती हैं। आगे देखो, कुत्ता ये क्या है? एक जाति है। बिल्ली क्या है? जाति है। मोर क्या है? एक जाति है पक्षियों की, है कि नहीं? कबूतर क्या है? क्या है? जाति है। राजधानी क्या है? राजधानी एक तरह से जाति हुई किसकी? स्थान की, क्योंकि बहुत सारी राजधानी होती हैं। होती है कि नहीं होती? भारत की राजधानी दिल्ली है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी राजधानियां होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयुक्त हो जाती हैं। वो वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें एक वचन का प्रयोग किया गया है या बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने कहा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो विद्यार्थी देखो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, लेकिन ये किस में प्रयुक्त हुई है? कौन से वचन में प्रयुक्त हुई है? एक वचन में हुई है। यदि मैं कहता कि बच्चा पुस्तकें पढ़ता है, बच्चा पुस्तकें पढ़ता है, अब बताओ ये पुस्तकें, बताओ ये बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। तो एक चीज आप ध्यान रखना, अब देखो जातिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको देखो आप, इसमें के परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं तो सदैव सदैव एक वचन में ही होती हैं। जब भी आप संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा का विशेष रूप से यदि परिचय कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में गलती से बहुवचन मत कर बैठना, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती है। और दूसरी कौन सी नहीं होती? भाववाचक संज्ञा भी बहुवचन में नहीं होती। यदि भाव बहुवचन में परिवर्तित हो गया मान लो, तो फिर वो भाववाचक संज्ञा न रह करके वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। तो ये हुई हमारी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आती है, तीसरी आती है हमारी कौन सी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के हाव भाव, गुण दोष आदि के जो नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा भूख, प्यास, क्रोध, क्या कहा? क्रोध, ईमानदारी, ईमानदारी, जवानी, मिठास, मिठास, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाव कभी प्यारे विद्यार्थियों दिखाई नहीं देते, न उनको कभी छुआ जा सकता है। भावों को केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। मान लो किसी व्यक्ति को भूख लगी है, क्या लगी है? भूख लगी है, तो उसकी भूख को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। क्या देख सकता है कोई? या अपनी ही भूख को कोई देख के बता सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये भाव है और भाव कभी दिखाई नहीं देते। भाव सदैव अदृश्य रहते हैं। कैसे रहते हैं? अदृश्य रहते हैं। इनको केवल और केवल महसूस किया जाता है। और भाव सदैव एक वचन में होते हैं, बहुवचन में कभी
नहीं होते। यदि मैं भूख की जगह पर क्या कहता विद्यार्थियों, मैं कहता भूखा, क्या कहता, तो भूखा को तो हम खूब देख सकते हैं, लेकिन ये भूखा अब भाववाचक संज्ञा नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। मैं कहता प्यासा, क्या कहता, प्यासा, आगे पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण, तब बताऊंगा मैं डिटेल से। तो अब ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है, ना कि ये भाववाचक संज्ञा। मिठास, क्रोध, अब मैं कहूं यहां क्रोधी, तो क्रोधी तो किसी की क्या हो गई, विशेषता हो गई, क्या हो गई, विशेषता हो गई। अभी समझे, तो गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा में आप अंतर ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा के कोई प्रत्यय लगा दें या गुणवाचक विशेषण से कोई प्रत्यय हटा दें तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। अगली बात समझे, तो ये हमारी मुख्यतः तीन क्या होती हैं, हिंदी में संज्ञाएं होती हैं, क्या होती हैं, संज्ञाएं होती हैं। और देखिए आपने संज्ञाओं के बारे में चर्चा कर ली। अब कुछ विद्वान क्या करते हैं, अंग्रेजी ग्रामर का अनुसरण करते हैं। किसका, अंग्रेजी ग्रामर का अनुसरण करके हिंदी में दो संज्ञाएं और बताते हैं। वो कौन कौन सी, एक तो बताते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरी बताते हैं समूहवाचक संज्ञा। कौन सी, समूहवाचक संज्ञा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, वैसे ये जो संज्ञाएं होती हैं हिंदी में, ये जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अंग्रेजी ग्रामर का अनुसरण करके इनको क्या कर दिया, अलग अलग रूप दे दिया। तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, पदार्थ की जो तीनों अवस्थाओं के जो नाम होते हैं, ठीक है, द्रव, ठोस, गैस, उनके जो नाम होते हैं वो किस में आते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे मैंने कहा, देखिए पानी तरल पदार्थ है, तो पानी हालांकि हिंदी में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम इनका अलग से डिवाइडेशन देखते हैं अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार, ठीक है, तब ये पानी किस में आ जाता है, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैंने कहा लोहा, क्या कहा, लोहा ठोस होता है, ठीक है। मैंने कहा पत्थर, क्या कहा, पत्थर, ईंट, ये क्या है, ठोस है। मैंने कहा दूध, क्या कहा, दूध, ठीक है। मैंने कहा ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किस में आ गई, ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। इधर समूह की बात करें तो किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण समूह का यदि बोध कराए तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी देखो, मैंने कहा कक्षा, क्या कहा मैंने, कक्षा, कक्षा मैंने बोला तो कक्षा बोलते ही हमारे दिमाग में एक बात आई कि कक्षा में कोई एक विद्यार्थी नहीं होता, बहुत सारे विद्यार्थियों का क्या होता है, समूह होता है, तब जाकर के क्या बनती है, एक कक्षा बनती है। जैसे मैंने कहा पुलिस, क्या, पुलिस, तो विद्यार्थियों देखो कि पुलिस कोई एक सिपाही यदि आया या सिपाही को देख करके कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये पुलिस है। पुलिस कब कहेंगे, तब उस सिपाहियों का क्या होगा, समूह होगा, यानी एक से अधिक क्या होंगे, सिपाही जब वहां होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पुलिस कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो जनता, क्या, जनता। अब बताओ ये जनता, कोई एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया तो उससे कह रहे हैं, कह सकते हैं कि हम जनता आ रही है। बहुत सारे यदि व्यक्ति आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जनता आ रही है या जा रही है। जैसे मैंने कहा संसद, क्या कहा, अब बताओ संसद, संसद क्या है, एक समूह है, और समूह किसका है, ये किसका समूह है बताओ। एक तो होता है इसमें राष्ट्रपति होता है कि नहीं होता, एक लोकसभा होती है और एक क्या होती है, राज्यसभा होती है, तब जाकर के क्या बनती है, तो इसका मतलब संसद क्या है, समूह है। या मैं कहता हूं विधानसभा,
लोकसभा, राज्यसभा, ये सब क्या है, ये भी समूह है, ये भी क्या है, समूह है। लेकिन आप राष्ट्रपति को समूह में मत लेना। किसको लेना, संसद को ले लेना, लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा में तो जनता के द्वारा सीधे चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, वो होती है लोकसभा, ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जो सांसद होते हैं वो क्या होती है, वो होती है राज्यसभा। आगे बात समझें तो ये हुए हमारे ये दो संज्ञाएं और हो जाती हैं। अब हमारा कक्षा 12 के व्याकरण का जो दूसरा टॉपिक है वो मुख्य बिंदु पद परिचय। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा का पद परिचय पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं संज्ञा का पद परिचय किस टाइप से आएगा। जैसे मैंने एक वाक्य यहां लिखा कि मुकुल विद्यालय में पुस्तक पढ़ रहा है। अब विद्यार्थियों देखो क्या करेगा, अब हो सकता है एग्जामिनर आपके लिए क्या करेगा, मुकुल को रेखांकित कर देगा, विद्यालय को रेखांकित कर देगा और पुस्तक को रेखांकित कर देगा। अब कहेगा आपसे कि इनके रेखांकित शब्दों के पद परिचय कीजिए। अब पद परिचय तो पद है ये, ठीक है। अब देखो, अब आपको करना क्या है, अब यहां लिखना है मुकुल। क्या लिखना है, अब मुकुल का क्या कर रहे हैं हम, व्याकरणिक जानकारी दे रहे हैं। अब व्याकरणिक जानकारी दे रहे हैं तो सबसे पहला जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, बताओ मुकुल संज्ञा सर्वनाम है, क्या है, तो संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला बिंदु हमने लिख दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आगे लिखेंगे। अब एक बात आपको ध्यान, मैंने पहले बता चुका हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में वचन कौन सा होता है, एक वचन होता है। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, एक वचन। क्या लिख दिया, एक वचन, ठीक है। अब देखो, अब इसका लिंग, अब लिंग जानेंगे हम, क्योंकि हिंदी में ध्यान रखना विद्यार्थियों, दो ही लिंग होती हैं और दो ही वचन होते हैं। दो लिंग होती हैं और दो ही, क्योंकि कुछ विद्वान क्या करते हैं, संस्कृत के ग्रामर का अनुसरण कर लेते हैं हिंदी में, जबकि संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग और 2 वचन होते हैं, ठीक है। तो अब देखो लिंग कौन सी है इसमें, कौन सी होती है, पुल्लिंग होती है। पुल्लिंग मत बोला करो, ठीक है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब देखिए इसमें कारक और बता दो विद्यार्थियों, क्योंकि हमारे 8 कारक होते हैं। 8 कारक में से कार्य को करने वाला जो कारक होता है वो कौन सा होता है, तो अगला बिंदु हम लिखेंगे यहां कर्ता कारक। अगला बिंदु क्या लिख दिया हमने, कर्ता कारक लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्रिया से क्या संबंध है इसका, भाई पढ़ना क्रिया का क्या है, ये कर्ता। पढ़ना क्रिया का क्या है, ये कर्ता, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये हो गया हमारा मुकुल का पद परिचय। अगर आप इस तरह से पद परिचय करते हैं तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। अगला आता है विद्यालय। क्या है, विद्यालय। अब विद्यालय का आपको पद परिचय करना है। विद्यालय का क्या करना है, पद परिचय करना है। अब बताइए, सबसे पहले तो हमको विद्यालय को पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है। क्या है ये भाई, ये संज्ञा है, लेकिन संज्ञा कौन सी है, तो पहला बिंदु लिखेंगे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा। क्या लिख देंगे, जातिवाचक संज्ञा लिख देंगे, ठीक है। अब अगला जो बिंदु लिखते हैं विद्यालय, ठीक है। विद्यालय में अब आपको लिंग वचन यदि बताना है तो कौन सा बताएंगे, बताओ। हाँ, विद्यालय एक वचन, एक ही विद्यालय में तो पढ़ रहा है कि बहुत सारे विद्यालयों में पढ़ रहा है, बताओ। अब विद्यालय का क्या करेंगे, इसमें लिंग देखो। किसी भी शब्द का यदि लिंग या वचन जानना है तो उसका क्या करना है, आपको किसी अन्य वाक्य में प्रयोग कर देना है, और अन्य वाक्य में प्रयोग करके आपको उसका पता कर लेना है कि उसमें कौन सा लिंग है, ठीक है। तो विद्यालय में कौन सी लिंग है, बताओ, पुल्लिंग।
क्योंकि विद्यालय आ गई के आ गया, आ गया, आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। प्रिय विद्यार्थियों अब देखो इसमें कारक देखो, कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया। क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, अधिकरण कारक हो गया। और क्रिया का क्या है, ये आधार, क्रिया का आधार होने की वजह से क्या हो गया, ये अधिकरण कारक हो जाता है। अगला ये पहला, दूसरा और तीसरा क्या है। अब तीसरा देखो पुस्तक। अब पुस्तक का आपको परिचय देना है, पद परिचय करना है, व्याकरणिक जानकारी देनी है। तो पहला बिंदु क्या आ जाएगा कि भाई पुस्तक तो बहुत सारी होती हैं, तो ये क्या है, एक जाति है। तो जाति है तो क्या लिख देंगे यहां, जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थियों यदि आप केवल जातिवाचक लिखते हैं तो ध्यान रखना गलत हो सकता है, पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो, अब ये भी आपको पता है कि भाई जातिवाचक संज्ञा एक वचन में भी होती है और बहुवचन में भी होती है। अब वो तो वाक्य पे डिपेंड करता है। तो ये पुस्तक एक वचन है या बहुवचन है, पहचानिए आप। तो ये क्या है, एक वचन। क्या है, एक वचन। ठीक है, अब देखो पुस्तक में लिंग देखना है आपको। देखिए अब वही गलती करोगे आप, तो इसमें क्या करना है, कोई वाक्य बना लेना। पुस्तक पढ़ा जाता है कि पढ़ी जाती है, तो बताइए पुल्लिंग कैसे हो गई, कौन सी होगी, शाबाश, क्या होगी, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इसमें कारक कौन सा है, भाई क्या पढ़ रही है वो, पुस्तक पढ़ रही है, इसलिए कौन सा कारक है, कर्म कारक। ठीक है, क्या है, कर्म कारक। और पढ़ना क्रिया का क्या है, ये पढ़ना क्रिया का क्या है, ये कर्म। तो विद्यार्थियों ये हो गया हमारा क्या, संज्ञा का पद परिचय। ठीक है, ऐसे ही